नमस्कार, आप देख रहे हैं सूजस समाचार और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का स्वागत करती हूं। इस खास पेशकश में हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रदेश के सभी जिलों की खबरें जो सीधा रखती है आप सभी से सरोकार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रदेश में सुदृढ़ कानून व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है भजनलाल सरकार। जिला कलेक्टर को प्रतिदिन पुलिस कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग के दिए गए निर्देश। भजनलाल सरकार ने दी बीकानेर को विकास कार्यों की सौगात। रामसरा और मिठड़िया में विभिन्न विकास कार्यों का किया गया शिलान्यास और लोकार्पण। बढ़ती गर्मी में पेयजल व्यवस्था को दी जा रही है और भी मजबूती। सूबे के हर क्षेत्र में लोगों को समुचित पानी पहुंचाने के लिए भी दिए गए दिशा निर्देश। शुद्ध आहार मिलावट परिवार अभियान ने पकड़ा जोर। मिलावटी सामानों से जनता को बचाने के लिए की जा रही है छापेमारी। चलिए अब खबरों पर बात कर लेते हैं विस्तार से। मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत ने शासन सचिवालय में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है और मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत ने इसी दौरान कहा कि राजस्थान एक शांति प्रिय प्रदेश है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला देश में सांप्रदायिक शांति और सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने की एक साजिश है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश में हर हाल में कानून व्यवस्था बनी रहे। इसी के लिए संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक अपने संभाग, रेंज और जिलों की नियमित मॉनिटरिंग करें। उन्होंने सभी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को प्रतिदिन जिला पुलिस कंट्रोल रूम से घटनाओं और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि भारत को विकसित बनाने के लिए हमें समाज के आखिरी व्यक्ति को मुख्य धारा में लाना होगा, तभी हम विकसित भारत का सपना साकार कर सकेंगे। केंद्र और राज्य सरकार इसी दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाकर उन्हें मुख्य धारा में लाया जा सकता है। श्री बैरवा पांचू के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सम्मान सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए संघर्ष किया है, इसीलिए उनके जन्मदिन 14 अप्रैल से लेकर पखवाड़े तक विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा ने यह भी कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न दिलवाया। संसद में उनकी मूर्ति लगाई गई। उनके जन्म, शिक्षा, कर्म और निर्माण से जुड़े 5 स्थलों पर पंच तीर्थ स्थलों का निर्माण किया ताकि युवा पीढ़ी बाबा साहेब के योगदान को जान सके। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला बूंदी जिले में लगातार योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं और आम लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों से कहा है कि वे आम लोगों की समस्याओं को अपनी समस्या समझें और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करें ताकि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। साथ ही विकास कार्यों को समय पर पूरा कर जनता को भी राहत पहुंचाई जाए। शनिवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में श्री बिरला ने बूंदी जिले में चल रहे विकास कार्यों और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की विभागवार समीक्षा की और अब तक की प्रगति का विस्तार से भी जायजा लिया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र में कई विकास कार्यों का शुभारंभ किया। मंत्री श्री गोदारा ने मिठड़िया में 55 लाख रुपए की लागत से बनने वाले उप स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इस स्वास्थ्य केंद्र से स्थानीय नागरिकों को चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने ये भी बताया कि भवन का निर्माण समय पर और गुणवत्ता के साथ किया जाए और सभी जरूरी सुविधाएं भी दी जाए। इसके अलावा उन्होंने अर्जुनसर से मिठड़िया तक करीब 5 किलोमीटर लंबी सड़क का भी शिलान्यास किया जिसकी लागत 72 लाख रुपए है। उन्होंने कहा कि यह सड़क आसपास के कई गांवों के लिए फायदेमंद होगी और यातायात को भी काफी आसान और सुगम बनाएगी। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने सांगोद क्षेत्र के ग्राम लक्ष्मीपुरा में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसी मौके पर उन्होंने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कोटड़ी गांव सेवा सहकारी समिति द्वारा 2 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए 5000 मीट्रिक टन के वेयर हाउस का उद्घाटन किया। मंत्री श्री नागर ने हरिश्चंद्र सागर नहर परियोजना के बारे में भी जानकारी दी और बताया कि इसके दोनों चरणों के लिए 85 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं जिससे किसानों को बड़ा फायदा होगा। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के हित में पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और पूरे प्रदेश में फीडर तैयार कर दिन में बिजली देने का भी काम कर रही है। अधिशासी बेनथा ने सारी विवरण इसका बताया और आज जो ये हमारा 500 मीट्रिक टन का जो ये गोडाउन है, ये इसका बन करके जो तैयार हुआ है कोटड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से, और इसमें यहाँ के संचालक मंडल चाहे वो पूर्व के
संचालक मंडल के अध्यक्ष रहे हों, संचालक मंडल रहे हों या वर्तमान के रहे हों, दोनों ने मिलकर इसको तैयार किया है। और निश्चित रूप से एक ये बहुत बड़ी भंडारण की क्षमता इस गोडाउन की है। मैंने अभी ये FCI के DM से बात करी है कि इसको 5000 की क्षमता के जो गोडाउन है, इसमें हमारा जो यहाँ कांटों पर जो गेहूं तुल रहा है, तो इसको भी लीज पर लेकर के और इसकी प्रारंभ किया जाए। उन्होंने कहा है कि मैं इसकी कार्यवाही प्रारंभ करता हूं, ताकि अगर ये लीज पे चला जाएगा तो हमारे कई किसानों का आसपास जो ये आज कांटों पे गेहूं वहाँ स्टॉक हो रहा है, वो उठाव नहीं हो रहा है, उसमें भी प्रगति आएगी। और जो सहकारी समिति का जो इसमें लागत लगी है, उससे उनकी जो लोन है, फाइनेंस है, किस्त देना है, इन सब में सहकारी समिति को भी लाभ होगा। तो मैंने बात करी है, जल्दी ही इसको भी फाइनल कराएंगे ताकि इसका सदुपयोग हो सके। और ऐसे गोदाम कई सहकारी समितियों में जो हमारे पूरे सांगोद विधानसभा में जहाँ जहाँ भी ज़रूरत थी, हमने मांग करी, वहाँ आए हैं। तो वहाँ भी इस तरह की क्षमता बढ़ेगी तो हमें भंडारण में निश्चित रूप से आने वाले समय में सभी किसानों के लिए ये लाभ भी होगा। आज जो दोनों हमारे शिलान्यास के, चाहे वो अटल भूजल योजना के माध्यम से गंगा सागर जो मॉडल तालाब है उसका जीर्णोद्धार का कार्य हो, या हमारा हरिश्चंद्र सागर की जो नहरी तंत्र है उसका लाइनिंग का कार्य हो, ये दोनों काम एक बड़े लेवल पर मैंने लगभग अब तक सांगोद विधानसभा में 40-50 तालाब अटल भूजल योजना के तहत स्वीकृत कराए गए हैं, जिसमें शायद 50-60 करोड़ से आसपास की राशि की स्वीकृतियां हुई है। और उससे कई तालाबों की हमारी जो स्थितियां थी, जो दुर्दशा थी, उसमें बदलाव भी हुआ है, सौंदर्यीकरण भी हुआ है। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर सांगोद क्षेत्र के दौरे पर है और इसी दौरान उन्होंने ग्राम कुराडिया खुर्द में भामाशाह श्री रमेश चंद्र नागर द्वारा करीब 35 लाख रुपए की लागत से बनवाए गए नए कक्षों के लोकार्पण समारोह में हिस्सा लिया। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अगर काम साफ नियत से शुरू किया जाए तो लोगों का सहयोग भी आसानी से मिलता है। उन्होंने कहा कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में लोग साथ देने लगे तो स्कूलों की हालत सुधर सकती है और शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव भी आ सकता है। तो ऐसा इस कार्यक्रम का निश्चित रूप से एक जो प्रयास था, मेरे पूर्व के कार्यकाल के समय जो छोटा सा स्कूल गांव में चलता था वहाँ सामने, और एक बड़ी समस्या थी, तो इन्होंने ही आग्रह किया, रमेश जी ने, कपिल जी ने, कि ये आवंटन होना चाहिए और इसके लिए प्रयास किया। आज ये आवंटन होकर के यहाँ पहले निर्माण हुआ, फिर 4 कमरे अभी निर्माण हुए। एक कमरा ये जो हमारा सामने है, ये लैब है ना, क्या है ये भी कमरा ही है, ये CF के द्वारा निर्मित हुआ है, जिसमें भी लगभग 15-16 लाख की लागत आई है और 36 लाख की लागत से रमेश जी के सहयोग से ये आज 4 कमरों का भी लोकार्पण हुआ है। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने शनिवार को कोटा में रावत भाटा रोड स्थित डाइट परिसर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास के नवीनीकरण कार्य का उद्घाटन किया। इसी नवीनीकरण कार्य पर लगभग 25 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इस मौके पर मंत्री ने यह भी घोषणा की कि अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए इस छात्रावास में प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल भामाशाहों की मदद से बच्चों को यहाँ भोजन मिल रहा है और सरकार की कोशिश रहेगी कि यहाँ सरकारी स्तर पर भी मेस की व्यवस्था शुरू की जाए। मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा शिक्षा विभाग निरंतर प्रगति करे। शिक्षा विभाग भवन बनाने से प्रगति नहीं करता, केवल भवन बनाने से प्रगति नहीं करता है। भवन बनाने के साथ साथ व्यवस्थाएं अच्छी हो और उसके साथ साथ शिक्षा भी अच्छी हो तो उसका महत्व रहता है। और इसलिए यहाँ इनकी बच्चों की व्यवस्था देखने वाले, यहाँ शायद इनको पढ़ाने वाले लोग भी यहीं उपस्थित होंगे, वो सब गुरुजन
और अन्य व्यवस्था में लगे हुए लोगों से आग्रह करूंगा कि बच्चों को अच्छी व्यवस्थाएं दें, अनुशासन सिखाएं और संस्कार युक्त शिक्षा देने की कोशिश करें, क्योंकि संस्कार कहीं बिकते नहीं है, दुकान पे भी नहीं मिलते। वो माँ बाप से आते हैं और स्कूल में आने के बाद माँ बाप से तो घर जब आते ही आते हैं, इसके साथ साथ शिक्षक भाई और बहनों से भी उसको संस्कार मिलते हैं। और इसलिए हमको अपने आप को आदर्श के रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत करना ही चाहिए। नगर डीग रोड पर अमरदासा मंदिर के पास पुलिया के बंद होने से बारिश के दिनों में जलभराव की समस्या होती थी। अब उस पुलिया का निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो गया है। गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेड़म के निर्देश पर RSRDC विभाग ने काम शुरू किया है ताकि जलभराव की समस्या का समाधान हो सके। ये काम शुरू होते ही लोगों को राहत मिलेगी। वहीं मंत्री के इस कदम पर लोगों ने तहे दिल से मंत्री जी का आभार भी व्यक्त किया। सीएम श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में मसूदा विधानसभा को अब तक करोड़ों रुपए की सौगात मिली है। विधायक श्री वीरेंद्र सिंह कानावत की अनुशंसा पर सरकार ने मसूदा विधानसभा में कई विकास कार्यों की शुरुआत की है। भिनाया में सिविल कोर्ट, बिजायंगा में कॉलेज और बादनवाड़ा में 132 kV का पावर हाउस बनेगा। इसके अलावा सड़कों और अन्य योजनाओं का लाभ भी मसूदा विधानसभा क्षेत्र को मिल रहा है। भजनलाल सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी योजनाएं लागू की जाए जिनसे गांव के आखिरी व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और मसूदा के लोकप्रिय विधायक श्री वीरेंद्र सिंह जी कानावत के नेतृत्व में मसूदा विधानसभा को आज 2023-24 के बजट में बहुगुणी योजनाओं का लाभ मिला है और देवमाली पर्यटक के रूप में उभरता हुआ बढ़ रहा है। और सड़क, पानी, बिजली और कॉलेज भवन के लिए और बिनाई के अंदर कोर्ट, न्यायालय और मसूदा के अंदर बहुत सारी विकास की योजनाएं हुई है। बानवाड़ा के अंदर 132 kV का सब ग्रेड बना है और विजयनगर के अंदर महिला कॉलेज, मसूदा के अंदर महिला कॉलेज, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत कुछ मिल रहा है मसूदा विधानसभा क्षेत्र। चौहटन विधायक श्री आदूराम मेघवाल ने अपने आवास पर जन सुनवाई का आयोजन किया। इसमें चौहटन विधानसभा और जिले के अलग अलग इलाकों से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। लोगों ने पेयजल, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याएं रखी। विधायक श्री आदूराम मेघवाल ने सभी की बातों को ध्यान से सुना और तुरंत कार्रवाई के लिए भी अधिकारियों को आदेश दिए। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान होगा। इसी मौके पर विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान तेजी से तरक्की कर रहा है। सपोटा में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती सम्मान पखवाड़े के तहत एक सम्मान संगोष्ठी का आयोजन हुआ। संगोष्ठी में बाबा साहेब अंबेडकर के आदर्शों को आम लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। विधायक श्री हंसराज मीणा ने इसी आयोजन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का तहे दिल से आभार भी व्यक्त किया। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग और न्यायाधीश कुलदीप माथुर चूरू दौरे पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस लाइन में नए कोर्ट भवन का शिलान्यास किया। इससे पहले दोनों न्यायाधीशों ने अग्रसेन नगर स्थित बाल संप्रेषण गृह का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग ने कहा कि चूरू में आधुनिक सुविधाओं वाला न्यायालय भवन बनेगा जो लगभग 2 साल में तैयार हो जाएगा। इसका मकसद है कि आम आदमी को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। ऑफिसर्स दोनों को लाभ होगा और बिल्डिंगें आजकल मल्टी स्टोरी बन रही हैं। एक ही प्रेमिसेस में सारी कोर्टें बनेंगी। भवन का नींव का पत्थर रखा गया है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो है एक एकीकृत न्याय भवन शीघ्र ही बनेगा और वो सभी आधुनिक सुख सुविधाओं और सुसज्जा से होगा। हम सबका उद्देश्य ये है कि जो अंतिम व्यक्ति जो कि न्याय के लिए हमें देख रहा है उसे यहाँ पर शीघ्र और अतिशीघ्र लाभ मिले। राजस्थान पुलिस के कार्मिक विभाग के एडीजी श्री सचिन मित्तल ब्यावर दौरे पर रहे। अजमेर रोड स्थित पुलिस लाइन में जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचने पर एसपी श्री श्याम सिंह और एएसपी श्री भूपेंद्र शर्मा ने उनका स्वागत किया। एडीजी श्री मित्तल ने एसपी कार्यालय और पुलिस लाइन का निरीक्षण किया और फिर जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने जिले की भौगोलिक स्थिति, अपराध और
उसे रोकने के लिए किए जा रहे कामों के बारे में जानकारी ली। एसपी श्री श्याम सिंह ने जिले की वर्तमान स्थिति और अपराध नियंत्रण के प्रयासों की जानकारी दी। एडीजी श्री मित्तल ने हाल ही में पहलगाम नरसंहार के बाद देश भर में बने हालातों पर भी चर्चा की और सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने और जिले की आंतरिक सुरक्षा पर खास ध्यान देने के निर्देश दिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भजल्ला सरकार ने कालिका पेट्रोलिंग यूनिट नाम से खास पुलिस टीम बनाई है। ये टीम जरूरत पड़ने पर तुरंत मौके पर पहुंचकर महिलाओं की मदद करती है। साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में जाकर लड़कियों को आत्मरक्षा के तरीके भी सिखाती है। सरकार ने इस टीम को स्कूटी भी दी है ताकि वे जल्द से जल्द घटना स्थल तक पहुंच सके। बांसवाड़ा जिले में ये टीम बनाई गई है जो डीएसपी के निर्देशन में पूरे शहर में गश्त करती है और एक फोन कॉल पर तुरंत मदद के लिए भी पहुंचती है। महिला सुरक्षा को लेकर कालिका पेट्रोलिंग का गठन करते हुए सभी जिलों में पेट्रोलिंग चालू करवाई है। इसके अच्छे प्रभाव भी दिख रहे हैं, अच्छा इंप्रेशन भी है, कई कार्रवाइयाँ हुई भी है। महिलाओं की उपस्थिति, महिलाओं की गतिविधियों में भाग लेना और महिलाओं पर सतत निगरानी कालिका पेट्रोलिंग के माध्यम से पूरे जिले में की जा रही है। इसके अच्छे रुझान मिल रहे हैं और कार्रवाइयाँ भी हो रही। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य यानी कि मां योजना आम लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो रही है। टोंक जिले में इस योजना के तहत मरीजों को न केवल सरकारी अस्पतालों में बल्कि पंजीकृत निजी अस्पतालों में भी निःशुल्क इलाज मिल रहा है। इससे कई लोग राजस्थान सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। इस योजना के तहत हर साल 25 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क मिलता है। टोंक जिले के सैकड़ों लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और उन्होंने इस योजना के लिए भजनलाल सरकार का आभार भी जताया है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना बेसिकली राज्य सरकार की एक जो चिकित्सा स्वास्थ्य बीमा की योजना है, जिसमें जो टारगेट फैमिलीज हैं, बेनिफिशरीज को 25 लाख रुपए सालाना तक का जो है इसमें इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में और जो पंजीकृत निजी चिकित्सालय हैं उनमें दिया जाता है। और जिले के अंदर अगर बात करें तो इस योजना के अंतर्गत लगभग 4,83,000 लोगों का eKYC पंजीकरण किया गया है और 2,71,000 लोगों को आयुष्मान कार्ड भी आज दिनांक तक वितरित किए जा चुके हैं। इस योजना में पंजीकरण करने का बहुत सिंपल तरीका है। 2 तरीके से पंजीकरण कराए जाते हैं। कुछ कैटेगरीज हैं जो NFSA के लाभार्थी हैं या फिर सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के अनुसार जो लाभार्थी परिवार हैं, या कोविड के समय में जो मृतक आश्रित परिवार हैं, या कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं और लघु सीमांत किसान परिवार हैं, उनको इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क पंजीकृत किया जा रहा है। इसके अलावा भी ऐसे लोग जो किसी अन्य सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं, वो भी इस योजना में पंजीकरण कर सकते हैं। उनके पंजीकरण का शुल्क मात्र 850 रुपये सालाना है। 850 रुपये देकर वो अपना पंजीकरण इस योजना में करा सकते हैं। इस योजना के पंजीकरण कराने की दिनांक से 90 दिन के बाद जो लाभार्थी है उसको इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाता है और वो इस योजना के अंतर्गत जरूरत पड़ने पर सरकारी अस्पतालों के साथ साथ जो इस योजना में पंजीकृत प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी जाकर अपना इलाज ले सकते हैं। आयुष्मान आरोग्य योजना एक तरह से बहुत अच्छी तरीके से लाभ मिल रहा है लोगों को। ये एक सरकार की सुपहल है, बहुत अच्छी पहल है। इससे निःशुल्क लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। कहीं जो ग्रामीण अंचल से गरीब तबके के लोग चल के आते हैं उन्हें बहुत अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। इससे महंगा इलाज भी हो रहा है इसमें 25 लाख तक। हाँ, जो बड़े जैसे किसी के बड़ा ऑपरेशन है या कुछ और है वो चीज़ें भी इसमें हो रही है। तो ये एक ग्रामीण लोगों के लिए और गरीब लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। भजनलाल सरकार के शुद्ध आहार मिलावट परिवार अभियान के तहत चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने ब्यावर में कार्रवाई की। CMHO डॉक्टर संजय गहलोत के नेतृत्व में बनी खाद्य सुरक्षा टीम ने कई दुकानों और प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया और इसी दौरान खाने पीने के सामान के सैंपल लिए गए। जो कि सामान खराब या एक्सपायरी डेट का मिला उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।
भजनलाल सरकार के विजन के मुताबिक शहरों को साफ सुथरा और सुंदर बनाने के लिए अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत धौलपुर जिला प्रशासन और नगर परिषद की टीमें फिर से एक्टिव नजर आई हैं। जगन सिनेमा इलाके में अधिकारियों ने निरीक्षण शुरू कर दिया है, जिसे देखकर दुकानदारों और लोगों में हलचल मच गई। जिला कलेक्टर और नगर परिषद आयुक्त ने मौके पर नालों पर बने अवैध कब्जे चिन्हित किए। दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी गई कि वे खुद ही अपने कब्जे हटा लें, नहीं तो प्रशासन सख्ती से तोड़फोड़ करेगा। साथ ही जिनके पास वैध कागजात हैं उन्हें नगर परिषद में जाकर अपना पक्ष रखने को भी कहा गया है, ताकि सही समाधान निकल सके। आज हमने जो नगर पालिका क्षेत्र में अनऑथराइज्ड कॉलोनी थी, तो एक चित नगर है, उसके बाद जो है डिस्मेंटल की कार्रवाई करी है, वहाँ की बॉर्डर तोड़ी है और इसके अलावा जो अवैध रूप से पोल वगैरह लगा रखते थे उनको डिस्मेंटल किया है। और कॉलोनी वाले को हमने बुला के पाबंद कर दिया कि ये जब तक आप कन्वर्जन नहीं कराओगे, नियमानुसार आप इसका नियमन कराओ और प्लान पास कराओ, उसके बाद आप ये उस कॉलोनी में एक तो नहर भी है और नहर पे लोगों ने अतिक्रमण करके रोड बना रखी है, जिससे पानी बार बार बरसात। ये जो नर्सरी रोड है, यहाँ सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है। तो हमने अभी वहाँ जाने के बाद ये एक मैरिज लॉन है जस्टिस संजीव नगर सटा हुआ, जो हम जावे करा हूँ, यहाँ पे एक दीवार बना के रोड के घर, तो दीवार को डिसमेंटल कर दिया और दोनों तरफ से हम जो भी अवैध अतिक्रमण उनको डिसमेंटल कर रहे हैं, पक्के बने हैं। और ये जो नर्सरी रोड पे में अभी नाला निर्माण कार्य शुरू कर रहे हैं, ताकि बरसात के मौसम में जो गत वर्ष की तरह बाढ़ की समस्या उत्पन्न नहीं। बारां के जिला कलेक्टर और कोटा वन्यजीव विभाग के अधिकारी श्री अनुराग कुमार भटनागर के निर्देशन में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। शेरगढ़ और बड़ोरा गांव के पटवारियों की मदद से बारापाटी वन क्षेत्र के सुरपा घाटी इलाके से अतिक्रमण हटाया गया है। वन विभाग ने दोबारा स्पष्ट कर दिया है कि वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। सुमेरपुर सदर थाने में थाना अधिकारी श्री भगाराम मीणा की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई। इस बैठक में पहलगाम आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट या फिर झूठी अफवाहें न फैलाने की अपील की गई। मुख्यमंत्री और जोधपुर आईजी के निर्देश पर नशा मुक्ति अभियान भी चलाया जा रहा है। थाना अधिकारियों ने कहा कि शादी और सामाजिक कार्यक्रमों में नशे से दूर रहना चाहिए। उन्होंने आमजन से भी नशा छोड़ने की अपील की है। बैठक में बड़ी संख्या में सीएलजी सदस्य और गणमान्य लोग मौजूद रहे। सीएलजी बैठक में अपने थाना क्षेत्र को सभी सीएलजी सदस्य, शांति समिति को सदस्य को बिठाया गया। पहलगाम घटना के बाद में पहली बार सीएलजी मीटिंग हुई थी, तो समाज में भाईचारा और सोशल मीडिया पे कोई अपना टिप्पणियाँ वगैरह नहीं करे, इसके संबंध में जागरूकता करने के लिए और समझाइश के लिए और आपसी सामंजस्य सौहार्द बना रहे, इसके संबंध में। इसके अलावा श्रीमान आईजीपी साहब द्वारा अभी वर्तमान में चलाए जा रहे ऑपरेशन नशा अभियान के तहत अभी जो शादी समारोह का भी आ रहे हैं, अक्षय तृतीया वगैरह, इसमें नशे का प्रचलन बंद करने के संबंध में जागरूकता लाने के लिए मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें सभी सीएलजी सदस्य और सभी गणमान्य जो प्रबुद्धजन पधारे उनसे ये अपील की गई कि किसी भी शादी समारोह या अन्य सामाजिक समारोह में नशे का प्रयोग नहीं करें और जो करने वाले हैं उनको भी समझाइश करें और जो अगर ऐसे तत्व कोई करते हैं तो पुलिस को इतना करें जिसके संबंध में विधिक कार्रवाई अमल में आई जा सके। जिला कलेक्टर श्री जसमीत सिंह संधू ने गुलाबपुरा के उपखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और सभागार भवन में जनसुनवाई की। जनसुनवाई में कुल 38 शिकायतें मिली हैं, जिनमें पानी, बिजली, सड़क, अतिक्रमण और नगर पालिका से जुड़ी समस्याएं मुख्य रही। सफाई व्यवस्था और कचरा निस्तारण को लेकर भी कई लोगों ने अपनी परेशानी बताई। कलेक्टर श्री संधू ने सभी समस्याओं को ध्यान से सुना और मौजूद अधिकारियों को तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का जल्द समाधान करना प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है और इसमें कोई भी लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के तहत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद की जा रही है। हर क्विंटल पर राजस्थान सरकार की तरफ से 150 रुपए बोनस मिलने से किसान खुश हैं। कृषि उपज मंडी समिति टिब्बी में वर्तमान में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद प्रारंभ हो चुकी है, जो कि 10 अप्रैल से हमारे यहाँ पर चल रही है। कुल 11 खरीद केंद्र स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से मुख्य मंडी यार्ड टिब्बी, गोंड मंडी यार्ड तलवाड़ा और इसके अलावा जो 9 फोकल पॉइंट निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से 2 FCI के हैं, सालीवाला और मुख्य मंडी यार्ड टिब्बी, 3 नाफेड के हैं, सहारनी, साबुआना, 12 DBL और मिर्जावाली मेहर, और बाकी 6 सेंटर्स जो हैं वो NCCF को निर्धारित किए गए हैं। हमारे यहाँ पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा कुल 11 सेंटर्स पर 10,87,000
क्विंटल 10,87,000 क्विंटल का और लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें से वर्तमान में अगर आवक की बात करें तो 91% हमारे आवक हो चुकी है और खरीद की बात करें तो पूरे टिब्बी ब्लॉक के अंदर लगभग 45% जो खरीद हो चुकी है। पेमेंट की बात करें तो FCI और की तरफ से जो क्या है पूर्ण रूप से पेमेंट जारी किया जा चुका है। कुल खरीद की बात करें तो 4,83,269 क्विंटल जो खरीद हो चुकी है, जिसमें से 3,88,588 क्विंटल का उठाव हो चुका है। लिफ्टिंग की अगर बात करें तो टिब्बी के अंदर लगभग डेली 25,000 बैग का उठाव हो रहा है और तलवाड़ा में और कल की डेट में हमारे यहाँ से और 12,000 बैग का उठाव किया जा रहा है। यही स्थिति और अन्य स्थानों पर भी है। लिफ्टिंग की व्यवस्था को हम प्रॉपर और तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन स्थानों पर लिफ्टिंग की समस्या आ रही है वहाँ जो क्या है डायरेक्ट रूट से हम ट्रांसपोर्ट करने की और पेशकश कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस समस्या का जल्दी जो निस्तारण हो जाएगा। हमारे टिब्बी मंडी में जो FCI एजेंसी खरीद कर रही है तो गवर्नमेंट का 24,25 का रेट है, 150 रुपये बोनस है, तो तुरंत किसानों की पेमेंट हो रही है। मैं यहाँ पर अपनी गेहूँ लेके आया हूँ और गेहूँ का सही भुगतान हो रहा है। यहाँ पर तुलाई अच्छी चल रही है। FCI के माध्यम से जो कनक गेहूँ खरीदी जा रही है समर्थन मूल्य पर, उसमें कोई समस्या नहीं है। जिस दिन आपका टोकन रजिस्ट्रेशन है उसके का आपको मैसेज आ रहा है कि आज आप अपनी गेहूँ लेके आ जाए और 48 घंटे में भुगतान हो रहा है। बीकानेर जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि और पुलिस अधीक्षक श्री कावेंद्र सागर ने खाजूवाला के सीमांत क्षेत्र का दौरा किया और इसी दौरान उन्होंने BSF और सेना के अधिकारियों से मिलकर सीमांत क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के मुताबिक अधिक सतर्कता बरतने को भी कहा। उन्होंने दोनों सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय पुलिस प्रशासन को मिलकर काम करने की भी सलाह दी और जरूरी जानकारी उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का भी निर्देश दिया। जिला कलेक्टर ने खाजूवाला की 32 हेड पुलिस चौकी और BSF की एक BOP का निरीक्षण भी किया। इसी मौके पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सोहन लाल, उपखंड अधिकारी श्री रमेश महरिया और अन्य स्थानीय अधिकारी भी उपस्थित थे। बैंक में बचत खाता खोलते समय जीवन बीमा लेना लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा शेरगढ़ ने एक दुर्घटना बीमा के तहत 22 लाख रुपए का चेक मृतक के परिवार को दिया। शेरगढ़ शाखा में मृतक भूपेंद्र मेघवाल ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत बीमा कराया था। भूपेंद्र की 30 जुलाई 2024 को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उनका बीमा क्लेम उनके परिवार की सदस्य पारस को मिला। बैंक के शाखा प्रबंधक श्री रसप्रीत सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में सालाना सिर्फ 20 रुपए में 2 लाख रुपए का बीमा मिलता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान के तहत जोधपुर मंडल में स्वच्छता पखवाड़े के दौरान पेंट्री कारों में स्वच्छता मानकों की कड़ी जांच की गई। साथ ही पेंट्री कारों से निर्धारित दरों पर ही खाद्य पदार्थ बेचने जाने की भी हिदायत दी गई। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के तहत शनिवार को ट्रेनों में खान पान सेवाओं से जुड़ी पेंट्री कारों का निरीक्षण किया गया। जोधपुर मंडल के DRM श्री अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़े के दौरान स्टेशन पर सफाई के साथ साथ यात्री सुविधाओं और खासकर खान पान इकाइयों की गुणवत्ता पर भी निगरानी रखी जा रही है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में प्रभारी ADG के रूप में श्री VK सिंह को जिम्मेदारी सौंपी है। इसके बाद ADG श्री VK सिंह ने जोधपुर पहुंचकर पुलिस कमिश्नरेट का पूरा जायजा लिया। उन्होंने पुलिस कमिश्नर श्री राजेंद्र सिंह और अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए। पुलिस लाइन में अधिकारियों के साथ बैठक लेने के बाद मीडिया से बातचीत में ADG ने जोधपुर पुलिस की सराहना की और कहा कि जोधपुर पुलिस पूरी तरीके से चौकस है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के अलर्ट के बाद सभी जरूरी एहतियात बरते जा रहे हैं। पुलिस मुख्यालय ने ये व्यवस्था कर रखा है कि हर पुलिस रेंज के सुपरविजन के लिए एक ADG रैंक के स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं। जो नई लिस्ट बनी है उसमें मुझे ये दायित्व जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के लिए मिला है और उसी के सिलसिले में इंट्रोडक्टरी विजिट के लिए मैं आज जोधपुर आया हूँ। पुलिस कमिश्नर साहब से और बाकी जो पुलिस अधिकारी साहिबान हैं उनसे काफ़ी विस्तृत ब्रीफिंग हुई है और जो अच्छे काम कमिश्नरेट में चल रहे हैं, क्या क्या अच्छी व्यवस्थाएं हैं और उसमें मेरा कोई इनपुट हो सकता है, उस पर हम लोग दिन भर चर्चा किए हैं।
इसके साथ ही जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें जो कानून व्यवस्था की स्थिति चल रही है उसके ऊपर भी विचार विमर्श हुआ है और यहाँ की जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। उसमें जो कुछ भी इनपुट हमारे तरफ से एक सीनियर के नाते हो सकता है वो हम लोगों ने दिया है और राज्य सरकार के जो निर्देश अभी अलर्टनेस के हैं और लोगों में ये एक तरह से जो लोगों का मन में जो क्षोभ है उसको देखते हुए क्या एहतियात बरती जानी है उसके लिए जो निर्देश मिले हैं उसकी हम लोग कंप्लायंस करा रहे हैं। देखिए, पेपर लीक के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन कर रखा है। एसआईटी पिछले लगभग 1.25 साल से अच्छा काम कर रही है और ये कार्रवाई आने वाले टाइम में भी जारी रहेगी। पिछले 1.25 साल से इस सरकार में जो परीक्षाएं हुई हैं वो बिल्कुल शुद्ध हुई हैं और हमारा प्रयास आगे भी रहेगा कि जो परीक्षाएं आयोजित हो वो निष्पक्ष हों, शुद्ध हों और कहीं किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो। और ये वर्तमान सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो परीक्षा संचालित करने वाली एजेंसियां हैं जैसे आरपीएससी है, राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड है, उन्होंने अपने परीक्षा की पद्धति में बहुत आमूलचूल परिवर्तन किया है और उसका एक मिला जुला परिणाम है कि जो परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बिना किसी शिकायत के निर्बाध रूप से आयोजित हो रही है, बड़ी संख्या में आयोजित हुई है और बहुत बड़ी संख्या में आने वाले दिनों में परीक्षाओं का आयोजन होगा। स्थान के संदर्भ में ऐसी कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं है। डूंगरपुर जिले में अब सड़क हादसों में घायल और गंभीर मरीजों को अहमदाबाद या फिर उदयपुर भेजने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। डूंगरपुर के स्वर्गीय हरिदेव जोशी सामान्य जिला अस्पताल में 50 बेड की क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण शुरू हो चुका है और इसी यूनिट की लागत 24 करोड़ रुपए और इसका निर्माण 1 साल में पूरा होगा। इसके बाद गंभीर मरीजों को एक ही अस्पताल में पूरी चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। अभी वर्तमान में हमारे चिकित्सालय परिसर में श्री हरिदेव जोशी सामान्य चिकित्सालय परिसर में 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक बन रहा है। जो 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक है जो 3 जिला में, और इसका निर्माण कार्य जो है पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया जा रहा है और निर्माण कार्य शुरू भी हो चुका है और इसका टाइम पीरियड सर 1 साल तक का है और ये पीडब्ल्यूडी की देखरेख में पूरा बनेगा। इसमें 50 बेड आएंगे जो क्रिटिकल केयर के लिए ही डेडिकेटेड होंगे और इसमें पीडियाट्रिक बेड्स भी होंगे, गायनिक बेड्स भी होंगे, ओटी भी होगी और सारा क्रिटिकल केयर का इक्विपमेंट भी आएगा जो कि राजमेश के थ्रू सप्लाई जो है वो एक ही छत के नीचे रखेंगे हम और जो भी गाइडलाइन है उसके हिसाब से उनका ट्रीटमेंट होगा। और एक यहाँ पे डूंगरपुर में इस तरह की सुविधा अभी है नहीं और आईसीयू पीआईसीयू एनआईसीयू वगैरह तो है, लेकिन ये क्रिटिकल केयर जिसमें ट्रॉमा पेशेंट्स भी आते हैं इनको काफी फायदा होगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरती शुक्ला और पुलिस अधीक्षक श्री संजीव नैन ने रात्रि में पुलिस कंट्रोल रूम का संयुक्त दौरा किया। उन्होंने वहां के सूचना तंत्र और अभय कमांड मॉनिटरिंग सेंटर की कार्य प्रणाली की भी जांच की। इसके साथ ही उन्होंने हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरों से शहर के प्रमुख चौराहों और जगहों की मॉनिटरिंग व्यवस्था की भी जानकारी ली। सीकर के लक्ष्मणगढ़ स्थित जिला अस्पताल में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग भारत सरकार के निर्देशों के मुताबिक फायर सेफ्टी गतिविधियां आयोजित की गई। अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अटल भास्कर ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य आगजनी की घटनाओं को रोकना, सुरक्षा की जानकारी बढ़ाना और अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करना था। इसके अंतर्गत फायर मॉक ड्रिल और फायर ऑडिट भी किया गया और डॉक्टर और कर्मचारियों को आग लगने की आपात स्थिति में सुरक्षा उपकरणों का सही तरीके से उपयोग करने की भी जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बालोतरा जिले के सिवाना विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिए बजट में कई घोषणाएं की हैं, जिनका काम शुरू हो चुका है। इससे लोगों को यात्रा में सुविधा होगी, सड़कों के बन जाने से टूटी सड़कों से राहत मिलेगी, सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी और समय की बचत भी होगी। खारा फाटा से सिवाना तक सड़क निर्माण का काम शुरू हो गया है। सड़कों के निर्माण का काम शुरू होने पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और स्थानीय विधायक श्री हमीर सिंह भायल का लोगों ने आभार जताया है। भीलवाड़ा की बेटियां अपनी प्रतिभा से देश विदेश में प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। इसी कड़ी में अब 4 साल की जीवा छाबड़ा राणे ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। जीवा ने 3 मिनट 26 सेकंड में 200 जीवों की पहचान कर सभी को चौंका दिया। ये उपलब्धि उनकी तेज स्मरण शक्ति और अद्भुत पहचान क्षमता का एक परिणाम है। जीवा की इस सफलता की पुष्टि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने की है। आपको बता दें कि जीवा को मेडल, बुक और सर्टिफिकेट भी भेजे हैं।
अचीव किया है, कैसे क्या थोड़ा ये शुरू से ही इसको जानवर बहुत अलग अलग ही पहचान लेती है। मतलब हमने शुरू से इसको सिखाया ही ऐसे है कि ये चिड़िया की ये प्रजाति होती है, ये चिड़िया की ये प्रजाति होती है। तो हमें ऐसे ही आइडिया आया कि अब बड़ी हो गई है, अब बोल सकती है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है बच्चे को। इसने खूब मेहनत करी, 10-15 दिन बहुत प्रैक्टिस करी और फिर इसने आखिर कर ही लिया जो रिकॉर्ड ब्रेक करने का टाइम था। कितने काम में कितना जो होगा इसमें खर्चा? इसने 232 पहचाने 3 मिनट 48 सेकंड में, पर लेकिन जो रिकॉर्ड होता है वो 200 का ही था, तो उसने 200 इन 3 मिनट 26 सेकंड में किए। हनुमानगढ़ में राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय ने शनिवार को फोर्ट इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों के लिए एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन कार्यक्रम आयोजित किया और इसी कार्यक्रम का उद्घाटन महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर कीर्ति शेखावत ने किया। उन्होंने छात्रों को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में जुड़ने और भविष्य में मेडिकल करियर बनाने के लिए भी प्रेरित किया। पोखरण और रामदेवरा सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में आगामी आखा तीज के अवसर पर बाल विवाह को रोकने के लिए ग्रामीण महिलाएं जागरूकता अभियान चला रही हैं। इस अभियान के तहत महिलाएं भजन कीर्तन करके दूसरे गांव में जाकर महिलाओं को बाल विवाह के नुकसान और इसके दुष्प्रभाव के बारे में समझा रही हैं। इस काम में 1 दर्जन से अधिक महिलाएं शामिल हैं जो 1 महीने में अधिक समय से इस अभियान को चला रही हैं। कामा में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना से पशुपालकों को बड़ा फायदा हो रहा है। राजस्थान सरकार की इस योजना के तहत अब गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पशुपालकों को उनके पशुधन का बीमा करवाने की सुविधा मिल रही है। इससे पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा मिल रही है और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल की एक बहुत ही पशुपालकों के लिए हितकारी योजना है, उसका नाम है मंगला पशु बीमा योजना। मंगला पशु बीमा योजना के लिए जितने भी गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट, दुधारू पशु हैं, उन सब का रजिस्ट्रेशन कुछ समय पहले, जिसकी संख्या 20,40,000 के लगभग है। अब इस समय पूरे राजस्थान में पशु बीमा योजना के लिए जिनका लॉटरी के द्वारा मैसेज सभी पशुपालकों के मोबाइल पर आया है, उसमें पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। उसके बाद SIPF एक कंपनी है बीमा की, उसके लिए सर्वे करने वाले, उसमें जो फोटो लिए जाते हैं आधार कार्ड के साथ में और टैग नंबर के, वो बीमा कंपनी को भेजा जाता है सर्वे करने के बाद। उसके कुछ समय बाद में पॉलिसी जारी की जाती है। पॉलिसी जारी होने के बाद अगर किसी पशु की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो ऑनलाइन सब डाटा भेजकर वो पैसा उसके खाते में आ जाएगा। यह योजना पूरे राजस्थान में चल रही है। कामा तहसील के अंतर्गत हम 2 डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर नीरज गुप्ता, मैं डॉक्टर पवन चौधरी। मेरे और दोनों के द्वारा 200 पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लगभग आज तक जारी किए जा चुके हैं। वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं के लिए लाभार्थियों ने भजनलाल सरकार का आभार जताया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री कुलदीप सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने इन योजनाओं का लाभ सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए खास ध्यान रखा है। उन्होंने कहा कि पेंशन योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाता है ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इन योजनाओं से वंचित न रहे और घर बैठे सभी को लाभ मिले। वृद्धजनों जो जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तथा दिव्यांग भाई बहनों, इसी प्रकार विधवा महिलाओं आदि को आर्थिक संबल प्रदान करना है ताकि वह अपनी दैनिक जरूरतें पूरा कर सकें। इस योजना के तहत ई-मित्र पर जाके आवेदन करना होता है तथा वर्तमान सरकार ने यह व्यवस्था की है कि जनाधार डेटा के माध्यम से स्वतः ही आवेदन स्वीकृत हो जाता है। अगर किसी ने जनाधार डेटा में पिछले 6 माह में कोई संशोधन करवाया है तो उसके लिए प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है और उसका वेरिफिकेशन संबंधित वेरिफिकेशन अथॉरिटी और स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा पूर्व में जो प्रक्रिया संचालित थी उसके माध्यम से ही 45 दिन के अंदर किया जाता है। वर्तमान में इस योजना में राशि भी सरकार ने बढ़ाई है। मिनिमम राशि 1150 रुपये कर दी गई है। जो भी वृद्धजन हैं उनकी उम्र 2 तरह की हैं ये योजना।
केंद्र सरकार की हैं, केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त एवं राज्य सरकार की योजनाएं। तो इन दोनों में जो लाभ है, तो राज्य सरकार की योजनाओं में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन में लाभ के लिए महिला की उम्र कम से कम 55 वर्ष होनी चाहिए और जो भी पुरुष है उसकी आयु मिनिमम 58 साल होनी चाहिए। इसके अलावा 48,000 रुपये वार्षिक आय होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उनको जन आधार कार्ड के माध्यम से ही ई मित्र के माध्यम से उनका फॉर्म अप्लाई हो जाता है और उनकी स्वतः ही स्वीकृति जारी हो जाती है और 1150 रुपये आजीवन मिलते हैं मृत्यु तक। इसके अलावा विधवा पेंशन योजना है। विधवा पेंशन योजना में कम से कम मिनिमम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए महिला की। इसके अलावा उनकी वार्षिक आय भी 48,000 रुपये है अधिकतम, इससे कम वार्षिक आय हो। और विधवा महिला के लिए मिनिमम पेंशन जो है वो 1150 रुपये है तथा जो 75 वर्ष या उससे अधिक की महिलाएं हैं उनके लिए 1500 रुपये प्रतिमाह राज्य सरकार सहायता राशि देती है। दिव्यांग पेंशन हेतु राज्य सरकार की जो दिव्यांग पेंशन योजना है उसमें दिव्यांग किसी भी एज ग्रुप का हो। इसके अलावा वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम होनी चाहिए। दिव्यांग के लिए भी मिनिमम पेंशन 1150 से प्रारंभ होती है। उसके अलावा अगर 75 वर्ष से अधिक का दिव्यांग है तो 1250 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं। सिलिकोसिस रोगियों को 1500 रुपये प्रतिमाह तथा कुष्ठ रोगी हैं उनके लिए 2500 रुपये प्रतिमाह सरकार सहायता राशि। झालावाड़ जिले की खानपुर विधानसभा में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना आम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही है। इस योजना के तहत 715 प्रकार की दवाइयां निःशुल्क वितरित की जा रही हैं। खानपुर विधानसभा के सभी CHC और PHC में ये दवाइयां उपलब्ध हैं। पहले जहां इलाज महंगा था वहीं अब मरीजों को 715 प्रकार की दवाइयां निःशुल्क मिल रही हैं। भजनलाल सरकार के निर्देशों के तहत प्रदेश भर में मिलावटखोरी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पाली खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस अभियान के तहत कालू कॉलोनी स्थित अनामिका गृह उद्योग पर कार्रवाई की। उन्होंने वहां से जीरा, रेड चिली और जूस के 4 नमूने लेकर जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेजे हैं। ये कार्रवाई खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण आयुक्त श्री H गोइटे के निर्देश पर की गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के तहत गर्मी में हीट वेव को ध्यान में रखते हुए नदबई क्षेत्र के लखनपुर गांव में पेयजल की समस्या का समाधान शुरू हो गया है। जलदाय विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में 2 डीप बोरों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। इस कार्य की शुरुआत तहसीलदार के निर्देश पर जलदाय विभाग के सहायक अभियंता श्री समय सिंह ने की, जिन्होंने जमीन को चिन्हित किया। लखनपुर, जाटा बस्ती और अन्य कॉलोनियों में पानी की समस्या का समाधान होते देख ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद किया है। लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा यहाँ 2 बोरवेल गांव लखनपुर के लिए स्वीकृत किए हुए हैं और आज उसकी प्रक्रिया यहाँ चालू हो गई है। मशीन लग गई है और मशीन चालू है और बोर लगने से यहाँ की पेयजल समस्या मिटेगी। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी एवं जिला प्रशासन और नदबई प्रशासन को हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं कि उनके सहयोग से ये समस्या आम किसानों की मिटी। राज्य सरकार के आदेश पर जिला कलेक्टर श्री LN मंत्री और पुलिस अधीक्षक श्री चूनाराम जाट के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस बैठक में पहलगाम में हुई आतंकवादी गतिविधि के बाद जिले में शांति बनाए रखने के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने सोशल मीडिया पर खास ध्यान रखने की बात कही, क्योंकि इस घटना को लेकर भ्रामक जानकारी फैलने से शांति और कानून व्यवस्था में दिक्कत हो सकती है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणी करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन सक्रिय है। SP ममता गुप्ता के मार्गदर्शन में बामनवास विधानसभा क्षेत्र के बाटोदा थाने में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें CLG और शांति समिति के सदस्य शामिल हुए। इस बैठक में SHO श्री यशपाल सिंह ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था सुधारने के लिए CLG सदस्यों से अपने सुझाव साझा किए। पुलिस प्रशासन ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील की, साथ ही बढ़ते साइबर फ्रॉडिंग की घटनाओं पर भी चर्चा की और SHO ने स्थानीय नेताओं को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज थाना बाटौदा पर CLG सदस्यों की मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें पहलगांव में हुई घटना के विरोध में जो धार्मिक संगठनों और अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा जो विरोध प्रदर्शन देश भर में किए जा रहे हैं, उसको लेकर के शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनी रहे, तो इसलिए मीटिंग आयोजित की। अन्य समस्याओं के संबंध में भी आज हमने सभी CLG सदस्यों से इस संबंध में जानकारी प्राप्त की
और जल्दी उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। राजस्थान सरकार सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और रखरखाव को लेकर गंभीर है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में बजट में राज्य की ऐतिहासिक धरोहरों के रखरखाव के लिए 22 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया था। इस राशि से फतेहगढ़ किले के विकास और रखरखाव के लिए 3 साल की कार्य योजना बनाई गई है और 3 करोड़ 60 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। पुरातत्व विभाग ने भी इस योजना को लागू करने के लिए टेंडर मंजूर कर दिया है और ठेकेदारों ने किले में काम करना भी शुरू कर दिया है। इससे यहाँ देशी विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ने से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। राजस्थान सरकार ने हमारे फतेहगढ़ जैसे छोटे से कस्बे में के किले की सुध लेकर के जो करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए हैं, उससे निश्चित रूप से फतेहगढ़ राजस्थान के पटल पे आएगा और देश विदेश के पर्यटक यहाँ आएंगे तो यहाँ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और गांव का जो है पूरे राजस्थान लेवल पे नाम भी होगा और क्षेत्र में जो है क्षेत्र को एक नई पहचान मिलेगी। इसके लिए भी मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आग्रह करूँगा कि सरकार इस पे और विशेष ध्यान दे करके इस किले को हेरिटेज के हिसाब से, जैसा कि हमारे आदरणीय गौतम जी ने भी 2 बार यहाँ की विजिट की और इसके लिए वो प्रयासरत भी है, तो निश्चित रूप से इसकी कायाकल्प करने के लिए सरकार और प्रयास करें। जल जीवन मिशन योजना के तहत बयाना उपखंड के गांव नयावास में अब हर घर में स्वच्छ पानी पहुंच रहा है। इस गांव में लंबे समय से पानी की समस्या थी, लेकिन अब हर घर में पानी पहुंचने से लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच और ग्रामीण विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की वजह से ये बदलाव संभव हो पाया है। नयावास में करीब 38 लाख रुपए की लागत से नलकूप, राइजिंग और पाइपलाइन का काम सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। कनिष्ठ अभियंता श्री राजेश मीणा के मुताबिक अब गांव के सभी घरों में नियमित रूप से नल के माध्यम से पानी पहुंच रहा है, जिससे लोग अब पानी के लिए टैंकर और दूर दराज के कुओं पर निर्भर नहीं है। बयाना के ग्राम नयावास में जल जीवन मिशन के तहत 38.19 लाख रुपए की लागत से योजना तैयार की गई, जिसमें जल जीवन मिशन के तहत 1 नलकूप निर्माण कर वितरक पाइपलाइन बिछाकर हर घर में जल संबंध कर लोगों को पानी पहुंचाने का कार्य किया है और वर्तमान में और ग्राम में पेयजल आपूर्ति नियमित एवं सुचारू रूप से चालू है। पहले गांव में नयावास में बहुत तगड़ी समस्याएं थी, पानी आए दिन इतनी किल्लत रहती थी कि हम लोग वो बर्तन ले करके इधर उधर दूसरे गांव तक से मोटरसाइकिलों से पानी लेके आते थे। लेकिन अब जो ये गवर्नमेंट ने चलाया है जल जीवन मिशन, इसके तहत अब हमारे लिए इतनी सुविधाएं हो गई कि अब पानी की हमें कोई किल्लत नहीं है और मतलब ये है कि पानी से अब हमारी पूर्ति अच्छी तरह से हो रही है, कोई भी परेशानी नहीं। ब्रह्मवास से लोग करते थे, ब्रह्मवास वालों ने बंद कर दिया। सरकार ने नयावास में स्पेशल बोल लगवा चुके हैं सरकार, उसके बाद थोड़ी बहुत कमी आई, गाँव वालों ने ठीक भी किया उसको। अब फिलहाल पानी की किल्लत खत्म है, सही चल रहा है। राजस्थान में डबल इंजन सरकार की वजह से विकास कार्यों की गति तेज हो गई है, जिससे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। इसके तहत नसीराबाद व्यावर मार्ग स्थित रेलवे स्टेशन के पास करोड़ों रुपए की लागत से ओवरहेड पुलिया बनाई जा रही है। इस पुलिया के बन जाने से नसीराबाद के महाविद्यालय, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, राजोसी, नांदला, बागसुरी, भवानीखेड़ा, ब्यावर जैसे स्थानों पर जाने वाले वाहन चालकों, पैदल चलने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। गंगापुर सिटी में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए रविवार को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सीएलजी सदस्य, नागरिक और पुलिस ने भाग लिया। ये बैठक गंगापुर सिटी के पंचायत समिति परिसर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामकिशोर मीणा की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में एडीएम श्री रामकिशोर मीणा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राकेश राजौरा ने पहलगाम आतंकी हमले के बारे में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने से बचने की सलाह दी। आज हमने यह ब्लॉक स्तरीय सीएलजी मेंबर्स को इनवाइट किया है और अपने पूरे पुलिस प्रशासन और सीएलजी मेंबर्स का से हमने बैठक की है और बैठक में हमने इसको ये कन्वे करने का प्रयास किया कि प्रशासन और पुलिस और सीएलजी मेंबर्स जो मिलकर हमारे क्षेत्र जो गंगापुर सिटी है उसमें जो हिंदू मुस्लिम है उस भाईचारे को बनाए रखेंगे। किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक गतिविधि या किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी हो तो उसमें हम सब मिलकर, जिसमें स्वयंसेवी संस्थाएं भी है, हमारे सीएलजी मेंबर्स है, पुलिस है, प्रशासन सब मिलकर से काम करेंगे। हमारा सबका मकसद ये है कि हमारे देश में जो इस भोपाल की स्थिति जो चल रही है उसको मद्देनजर रखते हुए हम एक शांति, सद्भाव और समरसता की स्थिति यहाँ हमारे क्षेत्र में हम कायम करेंगे। ब्यावर
जिले के विकास के लिए नए और प्रभावी कार्यों की जरूरत है। ये बात जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने आज जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा। उन्होंने ये इसलिए कहा क्योंकि ब्यावर एक नया जिला है, इसलिए हमें पुराने तरीकों से हटकर नए उपायों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सभी विभागों के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए कि वे हर बैठक में अपने विभागों से जुड़ी नई योजनाओं और प्रस्तावों को भी पेश करें ताकि जिले का समग्र विकास किया जा सके। बैठक के दौरान अवैध खनन रोकने के लिए भी की गई कार्रवाइयों की भी समीक्षा की गई। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे में अमावस्या के दिन बाबा श्याम के दर्शनों के लिए भक्तों की बड़ी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही देश भर से श्रद्धालु खाटू नगरी पहुंच रहे हैं। बाबा श्याम के दर्शन के लिए 14 कतारें बनाई गई हैं, जिनमें श्रद्धालु बारी बारी से दर्शन कर रहे हैं। गर्मी को ध्यान में रखते हुए मंदिर कमेटी ने विशेष इंतजाम किए हैं, जैसे ठंडा पानी, बड़े कूलर और पंखों की अतिरिक्त व्यवस्था, ताकि भक्तों को राहत मिल सके। सुरक्षा के लिए भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। डीवाईएसपी संजय बोथरा और थानाधिकारी पवन कुमार चौबे के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात है, जो दर्शन और सुरक्षा व्यवस्था देख रहा है। भजनलाल सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान की गति अब तेज हो गई है। श्री डूंगरगढ़ पंचायत समिति के तोलियासर गांव में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत अब डोर टू डोर कचरा संग्रहण पूरी तरीके से सफल हो रहा है। राज्य सरकार के निर्देशों के बाद अब गांव में घर घर से कचरा संग्रहित किया जा रहा है, जिससे स्वच्छता अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत अच्छा अभियान चल रहा है। जो कचरा ट्रॉली है, जो कचरा ट्रैक्टर जो आता है, वो कंटिन्यू हमारे गांव से कंप्लीट सभी घरों से लेके जा रहे हैं। बहुत अच्छा मतलब चल रहा है साफ सफाई अभियान। जो बस स्टैंड है, ग्राम पंचायत भवन के आगे से और सब जगह मतलब अच्छी तरह से मतलब डोर टू डोर चल रहे हैं। घर घर घूम कर जितना भी है सब कचरा वचरा सब उठा के लेके जाते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है। गर्मी और लू को देखते हुए राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खास लू ताप घात वार्ड बनाया गया है। इसमें मरीजों के आराम के लिए एसी, कूलर और पंखे लगाए गए हैं, ताकि समय पर सही इलाज मिल सके और कोई भी परेशानी ना हो। केंद्र प्रभारी डॉक्टर रमेश चंद मीना ने बताया कि सरकार और विभाग के आदेश पर यह वार्ड तैयार किया गया है। साथ ही लोगों को लू से बचने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है, जैसे तेज धूप में निकलते समय सर पर कपड़ा ओढ़े और दिन में ज्यादा पानी पिए। जैसे कि गर्मी खूब पड़ रही है, तो गर्मी को देखते हुए हमने 15 बेडेड एक लू ताप वार्ड तैयार किया है हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। तो मेरे पास उस वार्ड में 4 एसी हैं। इस तरह से कोई भी हीट स्ट्रोक या लू ताप का पेशेंट आता है तो उसको हमारे पास में पूरी इस तरह की व्यवस्था है। पूरा मतलब IV फ्लूइड्स हमारे पास प्रचुर मात्रा में, ORS हमारे पास भी प्रचुर मात्रा में है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जनमानस से थोड़ा सा कि धूप के टाइम है जो घर से बाहर नहीं निकले। घर से यदि बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा ओढ़ के सूती वस्त्र ओढ़ के जाएं, पूरे वस्त्र पहने हैं जो, और बार बार इससे बचाव के लिए बार बार इससे मतलब तरल पदार्थ पानी है, नींबू पानी है, छाछ है, इस तरह का नारियल पानी है, वो लेते रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सुशासन, सुरक्षा और सेवा के संकल्प को जमीन पर उतारने के लिए रविवार को निम्बाहेड़ा पंचायत समिति सभागार में उपखंड स्तरीय शांति समिति और CLG सदस्यों की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी श्री विकास पंचौली ने की। इस दौरान पंचौली ने कहा कि क्षेत्र में बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को सख्ती से रोका जाए और अगर कोई संवेदनशील गतिविधि या फिर सूचना मिले तो तुरंत पुलिस को जानकारी भी दी जाए। भजनलाल सरकार में अब मालपुरा में भी तेजी से विकास होगा। यहाँ बिजली निगम ने बड़ा कदम उठाते हुए शहरी क्षेत्र की सभी बिजली लाइनों को अंडरग्राउंड करने का फैसला किया है। इसके लिए 34 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है। मंजूरी मिलते ही मुख्य रास्तों, गलियों और सार्वजनिक जगहों की बिजली लाइनें जमीन के नीचे बिछाई जाएंगे। इससे बार बार बिजली बंद होने की समस्या भी दूर होगी और बिजली चोरी भी रुकेगी। अंडरग्राउंड लाइनें लगने से हादसे भी कम होंगे और लोगों की सुरक्षा भी बढ़ेगी। फॉल्ट आने पर अब पूरा फीडर बंद नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ खराब हिस्से की ही मरम्मत होगी। ये काम मालपुरा को एक आधुनिक शहर बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। तो 41 जिले 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए नमस्कार।